नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर फैसला सुना दिया है। कहा है कि हिजाब पर स्कूल में बैन जायज है और इसके तहत स्कूल में एक यूनिफॉर्म लगाने का अधिकार है और वो जो यूनिफॉर्म लगाई गई वो बिल्कुल जायज है। और अब इस फैसले पर बहस शुरू हो गई है। आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। केरल के गवर्नर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं और इस फैसले से पहले हिजाब के विवाद पर खुलकर कुरान की और इस पूरे मसले की व्याख्या करते हुए नजर आए। खान साहब, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप इस फैसले को किस तरीके से आंक रहे हैं? देखिए, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कोई अपनी राय नहीं दी है, बल्कि उन्होंने, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो पहले से तयशुदा फैसला है उसकी रोशनी में उन्होंने ये फैसला सुनाया। हमारे यहाँ पर हम लोकतंत्र हैं, हमारा संविधान है जिसमें बुनियादी अधिकार हैं। उन अधिकारों में अनुच्छेद 25 है जिसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता, जिसको हम आम तौर से धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं, उसका प्रावधान है। अगर आप उन शब्दों को गौर से पढ़िए तो ये स्वतंत्रता या अधिकार व्यक्ति का अधिकार है, समूहों का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसमें कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक ही धार्मिक परंपरा मानने वाले लोगों में बहुत सारी चीजों पे बहुत गंभीर मतभेद हैं, तो आप किस बात को सही मानेंगे? इसलिए ये व्यक्ति का अधिकार है, ये समूहों का अधिकार नहीं। तो चूंकि ये है अधिकार, और हमारे यहां पर अगर आप गौर करें तो सती प्रथा भी, उसको भी ये कहा जाता था कि धर्म के अधिकारों में आता है। ये छुआछूत को भी कहा जाता था। अभी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, 3 तलाक के लिए भी 1986 से ये कहा जा रहा था कि ये खुदा का कानून है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तय कर दी, ये कहा कि आप अगर राज्य के संरक्षण के मांगने के लिए आते हैं आर्टिकल 25 के तहत, तो आपको एसेंशियलिटी का टेस्ट, आपको यह दिखाना पड़ेगा कि जिस चीज के लिए आप आर्टिकल 25 का संरक्षण चाहते हैं वो चीज आस्था के अनुसार आचरण करने के लिए आवश्यक है, उसको छोड़ा ही नहीं जा सकता। उसकी रोशनी में अब मेरा इसमें कहना यह है कि चूंकि इस्लाम ने खुद ही तय कर दिया है कि क्या एसेंशियल है, क्या आवश्यक है, और उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया है वो है अरकाने खमसा, 5 पिलर, 5 स्तंभ आस्था के, जिसमें कलमा है, जिसमें नमाज है, रोजा है, ज़कात है, और जिनके पास साधन है उनके लिए हज है। इसमें हिजाब कहीं आता ही नहीं है। हिजाब शब्द 7 बार प्रयोग हुआ है कुरान में, कहीं वो महिलाओं की वेशभूषा से उसका कोई संबंध नहीं है। तो जो वस्तु स्थिति है धार्मिक किताबों में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, वो हमें प्रतिबिंबित होती नजर आती है कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले में। आरिफ साहब, जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं वो इसको त्रुटिपूर्ण बता रहे हैं और दलील ये है कि ये सवाल एसेंशियलिटी का तो था ही नहीं, ये सवाल कोर्ट ने फ्रेम ही गलत किया। नहीं, वो क्या कहते हैं, क्या फ्रेम होना चाहिए था? उनका कहना है कि ये कल्चर का सवाल है, ये एसेंशियलिटी का नहीं, और बच्चियों की दलील ये थी कि यूनिफॉर्म के साथ वो हिजाब पहने। कल्चर कोई ऐसा स्थिर चीज तो नहीं है कि जहां फिर बार बार, अगर कल्चर के नाम पे था तो धर्म का नाम बार बार क्यों लिया गया, धार्मिक भाषा क्यों बोली गई? ये बात अपने आप में, असल में इन लोगों के पास
कोई उसका ग्राउंड नहीं है जिस पे खड़े हो सकें। तो अब अगर वो, अब मैंने नहीं ये बहस शुरू करी, उन्होंने ये बहस शुरू करी है। उन्होंने कहा कि ये धार्मिक अधिकारों का प्रश्न है इसमें। अब अगर वो कल्चर को कह रहे हैं तो कल्चर में ऐसा तो नहीं है कि कर्नाटका में कोई ऐसे कॉलेज ना हो जो हिजाब पहनने की इजाजत देते हों। आप वहां पे जाके अपनी शिक्षा करिए। लेकिन कॉलेज का ये अधिकार केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में है कि कॉलेज के लेवल पर यूनिफॉर्म, जो अथॉरिटीज हैं, जो संस्था है, उसको ये अधिकार होगा कि वो बच्चों के लिए एक वेशभूषा तय कर सके। आप गौर करिए, ये पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास के बच्चे हैं, कहीं टूर पे भी जाते हैं। कोई मानिए खुदा ना खास्ता कोई एक आपातकालीन स्थिति आ जाए तो विद्यालय ये चाहता है कि हम अपने बच्चों को उनकी ड्रेस से तुरंत पहचान लें। हिजाब, अब आप दूसरी बात करें कि यूनिफॉर्म, ये नया आर्गुमेंट है, ये पहले नहीं था, लेकिन कह रहे हैं यूनिफॉर्म के साथ हिजाब। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप एक संचार माध्यम में काम करते हैं, क्या कोई संचार माध्यम इसके लिए तैयार होगा कि उनकी कोई न्यूज प्रेजेंटर हिजाब पहन के न्यूज प्रेजेंट करे? क्या यह संभव होगा एक मुसलमान लड़की के लिए जो आईपीएस है और जिसको जिले की जिम्मेदारी है अपराधियों को नियंत्रित करना है, क्या वो हिजाब पहन के उनको नियंत्रित कर सकती है? एक मुसलमान लड़की है जो हवाई जहाज चला रही है, क्या उसके लिए संभव है कि वो वेल पहन के हिजाब पहन के चला सके? जी, तो दलील ये दी जा रही है आरिफ साहब कि अगर कोई बच्ची हिजाब पहन के डॉक्टर बन सकती है, पायलट बन सकती है, तो हिजाब किसी के आगे बढ़ने में रोक कैसे ही, कैसे साबित हो कि हिजाब उसकी जिंदगी में रुकावट है? ये अपने आप में बात सही नहीं है। हिजाब पहन के वो अपने जो जिम्मेदारियां उसके ऊपर आती हैं उन जिम्मेदारियों को अदा नहीं कर सकती। आपका इनका उद्देश्य ही एक है कि मुस्लिम महिलाओं के जो कैरियर प्रोस्पेक्ट हैं, उनका जो भविष्य बनाने की अपना जो मैदान खुला हुआ है। आज मत भूलिए कि आज डिफेंस ने भी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उन्होंने अपने दरवाजे हमारी बच्चियों के लिए खोल दिए हैं। इनका मकसद ही एक है कि इन बच्चियों के कैरियर प्रोस्पेक्ट्स को सीमित कर दिया जाए। अगर कैरियर प्रोस्पेक्ट सीमित हो जाएंगे तो उनकी रुचि शिक्षा में कम हो जाएगी और वो एक बड़ी तादाद है कि जो लौट के वापस किस तरह इनको घर की चार दीवारी के अंदर बंद किया जाए। बुनियादी बात यह है क्योंकि 2019 में 3 तलाक जाने के बाद मुस्लिम महिला जो बोझ उसके सर से उतर गया है, ये हिजाब के नाम पे वो बोझ दोबारा लादना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि टोपी, दाढ़ी, हिजाब सब इसेंशियलिटी के नाम पे आप हमलावर हो रहे हैं, हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी को खतरा है और यह उसी का एक हिस्सा है यह फैसला। मैं हर किसी व्यक्ति को अपनी राय रखने का हक है, लेकिन कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन किसी आइडेंटिटी की, जरा जितनी बातें उन्होंने कही हैं, जरा चलिए गांवों में एक आम आदमी को देखिए, क्या उसकी पहचान इन चीजों से होती है? आइडेंटिटी, पहचान बनती है इंसान की उसके चरित्र से। सवाल यूनिफॉर्म को लेकर भी हो रहा है कि यूनिफॉर्म होमोजेनिटी शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी एक रूपता। असदुद्दीन ओवैसी और बाकी जितने भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं वो दलील देते हैं कि भारतीय संविधान प्लूरलिटी यानी विविधता का संरक्षक है, एक रूपता का तो जिक्र ही नहीं है। तो क्यों यूनिफॉर्म पर इतना जोर दिया जा रहा है? यूनिफॉर्म में अगर कोई कल्चरल रिप्रेजेंटेशन आती है तो उससे आपत्ति क्या है? नहीं, मेरा ख्याल से पता नहीं वो किस संविधान की बात कर रहे हैं। अगर वो ये कहें कि भारतीय संस्कृति बहुधा की संस्कृति है तो बात बिल्कुल सही है। बहुधा की संस्कृति है, ये हमारा डीप रूटेड है हमारे अंदर। हमें बहुधा यानी विभिन्नताएं, विविधताएं हमें परेशान नहीं करती हैं, बल्कि हमें
हम ये मानते हैं कि हमारी संस्कृति उससे सुदृढ़ होती है, लेकिन उसके साथ इन विविधताओं के पीछे जो एक बुनियादी एकता है, उस एकता को देखने की भी सलाहियत होनी चाहिए। विविधता अर्थपूर्ण तब है जब विविधता के पीछे छुपी हुई एकता को देखने की आपके अंदर क्षमता हो। फिर मैं स्वामी विवेकानंद को कोट कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ज्ञान और कुछ नहीं है, ज्ञान का उद्देश्य, ज्ञान का पर्पस एक ही है, टू फाइंड यूनिटी एमिड्स द डाइवर्सिटी। जो सामने की विविधताएं हैं, इनके पीछे जो एकता है, उसको देखने की आदमी में क्षमता पैदा हो जाए। ये ड्रेस जो है, जो सिर्फ 12वीं क्लास तक के लिए जरूरी है, उससे होमोजेनिटी कहां से आ जाएगी? मैं आपको बताता हूं, ये तो कॉलेज का अधिकार है पूरी दुनिया में। मैं तो जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूं, वो तो अकेली यूनिवर्सिटी है देश की जहां यूनिवर्सिटी के लेवल पे ड्रेस कोड है। आपको शेरवानी, अलीगढ़ में शेरवानी यूनिवर्सिटी का ड्रेस कोड है। सर, एक शब्द का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, क्वालिफाइड स्पेस, यानी स्कूल, जेल, पुलिस स्टेशन, इस तरह के नामों का इस्तेमाल करते हुए कानून के नजर में क्वालिफाइड स्पेस क्या है, और अगर स्कूल को क्वालिफाइड स्पेस माना जाए तो इसमें गलत क्या है या सही क्या है? हमें इतनी लंबी बहसों में जाने की जरूरत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों का, कॉलेजों का यह अधिकार माना जाता है कि वो अपने बच्चों के लिए एक ड्रेस कोड प्रेस्क्राइब कर दें। आप इसको छोड़िए, हिंदुस्तान से जाने वाली महिला सऊदी अरब सिर्फ चंद दिन के लिए जा रही है। हमारी एयर इंडिया की जो लड़कियां, जो एयर होस्टेस हैं, इंग्लैंड से आने वाली लड़की, देश के किसी देश से आने वाली लड़की, अगर आप कभी गए हो तो एयरपोर्ट पर उतरने से पहले हर एक अपने बैग से अबाया निकालती है और अबाया पहन लेती है। उनकी संस्कृति में अबाया की कोई कल्पना नहीं है, लेकिन जब वो जानते हैं कि भाई इस देश में अबाया महिलाओं के लिए कंपलसरी है। क्या आपने आज तक सुना है कि किसी महिला ने वहां पे एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ये कहा हो कि मैं तो हिंदू हूं, मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं जू हूं, मैं अबाया नहीं पहनूंगी? नहीं, लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और ये तो जो कर्नाटक में है, ये तो कोई धार्मिक वेशभूषा नहीं है, ये तो स्टूडेंट्स के लिए है। इसके लिए है ताकि कॉलेज अपने बच्चों को किसी आपातकालीन स्थिति में तुरंत पहचान सके। इसके पीछे जो फिलॉसफी रही है पूरी दुनिया में जी, वो ये रही है। दलील ये दी जाती है कि फौज में भी दाढ़ी अलाउड है। अगर आप एप्लीकेशन देने से पहले साबित करें कि आप दाढ़ी रखते हैं, तो जब ये दलील दी जाती है कि करियर प्रोस्पेक्ट्स को सीमित करने की साजिश है, तो कहा है कि दलील ये दी जा रही है कि हिजाब के साथ पुलिस वाली नौकरी क्यों नहीं हो सकती, यूनिफॉर्म की नौकरी क्यों नहीं हो सकती, जब आर्मी अलाउ कर रही है, और वहां ये क्यों नहीं होना चाहिए? विदेशों में तो होता है, हिजाब के साथ मुस्लिम महिलाएं पुलिस की नौकरी भी करती हैं। ये दलील भी दी गई। हमारे पुलिस वालों को हमारी सभी जगह, विदेशों में भी अलग अलग सेगमेंट होते हैं जिससे उन्हें डील करना होता है। और उन सेगमेंट से डील करने के लिए अगर वो कुछ इंडिविजुअल्स को इसकी इजाजत देते हैं, तो वो भी उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। लेकिन फोर्स अपनी यूनिफॉर्म से पहचानी जाती है, जो बेसिक यूनिफॉर्म से पहचानी जाती है। इसलिए मैं इनकी बात मानता नहीं कि विदेशों में भी इसकी इजाजत है, फलां होगी इजाजत। हिंदुस्तान में किसी भी नागरिक को, महिला पुरुष, क्या कोई रोक रहा है किसी किस्म का ड्रेस पहनने से? आप चाहे जितना बड़ा हिजाब पहनिए, क्या कोई पाबंदी है? लेकिन आप जब कोई संस्था में शामिल होते हैं, वो चाहे नौकरी करने के लिए और चाहे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो वहां का एक अनुशासन होता है, उस अनुशासन को मानना ही पड़ेगा। संविधान की दलील बार बार दी जाती है कि भाई संविधान हमारा राइट देता है, लेकिन अब इस वर्डिक्ट के बाद यह भी कहा जा रहा है कि कोर्ट कौन होता है ये तय करने वाला कि मेरी कल्चर में क्या है,
मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, वो मैं तय करूंगा, ये दलील दी जा रही है। आप तय करिए। और बल्कि मैं तो इससे आगे बढ़ के कहूंगा, कि शानदार स्कूल कायम करिए, और ऐसे स्कूल कायम करिए कि जहां सिर्फ आपके वर्ग के नहीं, इतनी आपकी ऐसी रेपुटेशन होनी चाहिए कि दूसरी बच्चियां आए तो वो कहें कि नहीं, एजुकेशन इतनी अच्छी है, मैं भी हिजाब पहने लेती हूं 2 साल के लिए, क्या फर्क पड़ता है। तो कुछ करिए। तो आप तो ये जिनकी आप बात कर रहे हैं, इन लोगों का तो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। कोई रचनात्मक कार्य, कोई शिक्षा को बढ़ाने का काम, सिर्फ उनको मत भूलिएगा। जो नाम आप ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता हूं किसी का, मगर मत भूलिएगा, भारत आजाद हुआ अगस्त 1947 में, और हैदराबाद अगस्त 1947 से लेके और अक्टूबर 1948, यानी 13 महीने से भी ज्यादा जो नंगा नाच नाचा गया है और हैदराबाद को भारत का हिस्सा नहीं बनने दिया अक्टूबर 48 तक, ये वो लोग हैं जिनके मानस में ये बात बैठी हुई है कि जितना हम इस देश में दीवारें खड़ी करें, अस्थिरता पैदा करें, समाज में गड़बड़ी पैदा करें, उसे वो अपना कर्तव्य मानते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बहुत ज्यादा बात करना भी मैं ठीक नहीं समझता। इनको इग्नोर करना सीखिए, इनको नजरअंदाज करना सीखिए। जी, कानूनों के जानकार ने जो एडिटोरियल लिखे उसमें यह दलील दी गई कि कोर्ट ने ये जो फ्रेम किया कि क्या ये अभिन्न अंग हिस्सा है या नहीं, ये गलत किया, बल्कि यूनिफॉर्म में क्या हिजाब को समाहित किया जा सकता है आर्टिकल 25 के ध्यान में रखते हुए इस तरीके से फ्रेम करना चाहिए था। तो क्या ये दलील टिकती है कहीं? नहीं, ये दलील इसलिए ठीक नहीं है कि पहले दिन से इसके लिए जो प्रोटेक्शन, संरक्षण मांगा गया, क्लेम किया गया, वो धर्म के नाम पे मांगा गया था। आप उनका पिटीशन भी पढ़िए। ये तो बात ये है कि हर एक स्टेज गुजर जाने के बाद आप अपनी दलील बदल दीजिए, तो वो दलील वो लोग बदल रहे हैं। तो अब नए सिरे से जो ग्राउंड उनकी समझ में आ रहा है, उस ग्राउंड की बुनियाद पे दोबारा चले जाएं हाई कोर्ट। चूंकि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आप तो अपील में जाएंगे उस जजमेंट के खिलाफ जिसमें ऑलरेडी इश्यू फ्रेम हो गया। आप एक नया ग्राउंड बना के दोबारा हाई कोर्ट चले जाइए, कौन रोक रहा है? इस देश में कानून का राज है। लेकिन ये खूब अच्छी तरह जानते हैं कि इनकी दलील में कोई दम नहीं है, इसलिए ये बदल बदल के अपनी बातें कहते हैं। कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई है जिसको लेकर विवाद ये है कि एक खास नजरिए को ये पेश करती है, जबकि ये कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर है। आप तो उस दौर में मंत्री भी रहे हैं, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आपने कश्मीर फाइल्स देखी? देखिए, मैं तो फिल्में देखता नहीं हूं, तो मैंने अभी तो शायद पता नहीं रिलीज भी हुई है नहीं है, लेकिन एक उत्सुकता जरूर पैदा हो गई है कि शायद अगर मौका मिला तो देखूंगा। लेकिन मैं नॉर्मली देखता नहीं हूं फिल्में। एक बात मैं आपसे कहता हूं, जो मैं बार बार कह चुका हूं, मैंने अपने लेख में लिखा है, मैं कश्मीर में, घाटी में, अपनी जनसभाओं में बोला हूं, दिल्ली में कश्मीर पे होने वाली मीटिंगों में बोला हूं, उस बात को दोहराई देता हूं आपको कि हमारे यहां तो भारत का संविधान है, भारत के कानून, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि अपने ही देश में किसी व्यक्ति को शरणार्थी बनना पड़े, रेफ्यूजी बनना पड़े, अपना घर छोड़ना पड़े। लेकिन मजहबी दृष्टिकोण से मैं आपसे कहता हूं, जिसे मैंने पहले ही आपसे कहा, जो कानून नहीं है हमारे लिए, हमारी नैतिकता और हमारे चरित्र के निर्माण में वो मदद करता है। हमारे देश का अपना कानून, वहां पे जो नैतिकता और चरित्र का जहां मामला आता है, तो कुरान में आता है
एक ही जगह पे हथियार उठाने की इजाजत दी गई। और वो जगह कहां है? जहां किसी को उसकी धार्मिक आस्था के कारण उसका उत्पीड़न किया जाए और उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए। कश्मीर में मैं उस जमाने में भी, जब इनको मजबूर किया जा रहा था, मैं उस जमाने में भी गया हूं और लोगों को, मुझे नहीं पता, मतलब ये कोई मेरा और कुछ मकसद नहीं, मेरे ऊपर हमला भी हुआ है वहां उस जमाने में जी। तो मैं ये मानता हूं कि प्योर खालिस राजनीतिक दृष्टि से कह रहा हूं, सॉरी, खालिस धार्मिक दृष्टिकोण से कह रहा हूं, और वो ये है, इससे बड़ा जघन्य अपराध आस्था की दृष्टि में कोई और होता नहीं है। कुरान के नजदीक इससे बड़ा कोई और अपराध नहीं है कि आप किसी को उसकी धार्मिक आस्था के कारण उस पर जुल्म करें और उसको घर छोड़ने के लिए मजबूर करें। बिल्कुल साफ, कहीं पे भी कुरान में ये लफ्ज नहीं आए, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, और उन इजाजत दी जाती है लड़ने की, हथियार उठाने की, सिर्फ उनको जिनके ऊपर जुल्म किया गया है और उनको उनके घरों से बाहर निकाला गया है। लिहाजा अगर ये चीज फिल्म के जरिए, आपकी किसी स्टोरी के जरिए, अगर इसके जरिए एक जागृति पैदा होती है और लोगों को ये समझ में आता है कि भारत के लिए क्या, दुनिया में किसी के लिए भी इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को उसकी धार्मिक आस्था के कारण उसका पर जुल्म करें और उसको उसका घर छोड़ने के लिए मजबूर करें। ये ऐसी फिल्में और ऐसी कहानियां इस जागृति को पैदा कर सकती हैं और उस हद तक मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा काम। आरिफ मोहम्मद खान साहब, आपने इंडिया टीवी को वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।